चलिए आज सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और मुगल साम्राज्य के उस 300 साल के दिलचस्प सफर को डिकोड करते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है एक बंजारे राजकुमार के बड़े सपनों से और खत्म होता है एक बेबस बादशाह के दर्दनाक निर्वासन पर। देखा जाए तो ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पड़ावों पर गौर करेंगे। मुगलों का उदय, अकबर का विजन, बेतहाशा दौलत का वो दौर, फिर वो गलतियां जिन्होंने पतन के बीज बोए और आखिर में साम्राज्य का पूरा खात्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं साल 1494 से। जरा सोचिए, मध्य एशिया की कड़कड़ाती ठंड और सिर्फ 12 साल का एक लड़का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया आज बाबर के नाम से जानती है। चंगेज खान और तैमूर जैसे बड़े नाम उसके खून में थे, लेकिन असल जिंदगी में वो पहाड़ों में भटकता एक भगोड़ा था। दर दर की ठोकरें खाते हुए इस युवा लड़के की नजरें पड़ी हिंदुस्तान की अपार दौलत पर, और यहीं से सब कुछ बदल गया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना। 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, और सामने थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज और सैकड़ों खूंखार हाथी। अगर आप सिर्फ इन नंबर्स को देखें तो ये सीधे सीधे एक आत्मघाती मिशन लग रहा था। लेकिन बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, और वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो थी तुलगमा युद्ध नीति और भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रहे बारूद की वो कान फोड़ देने वाली गूंज। इन तोपों के धमाकों ने लोदी के हाथियों में ऐसी दहशत फैलाई कि उन्होंने पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब पूरी बाजी ही पलट गई। हालांकि पानीपत जीतने का मतलब ये नहीं था कि मुगलों के लिए आगे की राह आसान हो गई। खानवा के मैदान में उनका सामना हुआ राजपूत योद्धाओं के उस अदम्य साहस से जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फैक्ट बताऊं, मेवाड़ के राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। जी हां, 80 घाव। फिर भी वो मैदान में डटे रहे। मुगल सेना इस कदर खौफ में थी कि बाबर को अपने शराब के प्याले तोड़ने पड़े और सैनिकों में जोश भरने के लिए इसे धर्म युद्ध का नाम देना पड़ा। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए और देखिए कैसे अराजकता फैलती है। 1530 में बाबर की मौत के बाद गद्दी मिली हुमायूं को। हुमायूं एक ऐसा विद्वान जिसे किताबों और सितारों से तो बहुत प्यार था, लेकिन जंग के मैदान में वो थोड़ा कमजोर साबित हुआ। उसने अपना साम्राज्य खोया, करीब 15 साल दर दर भटकता रहा, फिर किसी तरह दिल्ली वापस हासिल की। लेकिन किस्मत देखिए, 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मौत हो गई। खैर, अब हम पहुंचते हैं महज 13 साल के अकबर तक। अब आप खुद सोचिए, 13 साल की उम्र में उसे विरासत में क्या मिला? एक बिखरा हुआ साम्राज्य और उत्तर भारत में राजा हेमू के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा जबरदस्त यू टर्न लिया जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू लगभग जीत ही चुके थे, लेकिन तभी हवा में कहीं से भटकता हुआ एक तीर आया और सीधा उनकी आंख में जा घुसा। राजा के हाथी से गिरते ही उनकी सेना में बुरी तरह भगदड़ मच गई। बस वो एक तीर और मुगलों का डूबता हुआ भविष्य एकदम से संवर गया। अकबर रातों रात दिल्ली का निर्विवाद बादशाह बन गया। लेकिन अकबर समझदार था। उसने बहुत जल्दी ये बात पकड़ ली कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश पर आप सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं कर सकते। उसने सहिष्णुता यानी सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। हिंदियों पर से जजिया कर हटा दिया, राजपूतों से दुश्मनी भुलाकर रिश्ते बनाए, जैसे आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से शादी की, अपने महल में बाकायदा मंदिर बनवाया और भव्य फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। इन नीतियों का ही असर था कि मुगल साम्राज्य 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया। इसी फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अकबर ने एक बहुत ही अनोखी पहल की। वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी विद्वानों को बुलाकर उनके बीच लंबी चर्चाएं करवाता था, और इसी मंथन से दीन-ए इलाही नाम की एक बेहद दिलचस्प विचारधारा निकल कर आई। इसका मुख्य केंद्र था सुलह-ए-कुल, मतलब सभी धर्मों के बीच पूरी तरह से शांति और भाईचारा। अब कदम रखते हैं 1600 के दशक में। अकबर के बाद आए जहांगीर और शाहजहां। इन्हें विरासत में एक ऐसा शांत और मजबूत साम्राज्य मिला जो बहुत तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर दौड़ रहा था। जहांगीर को प्रकृति और कला से बहुत लगाव था, लेकिन उसने आम जनता के लिए जो किया वो काफी दिलचस्प है। उसने महल की दीवार पर न्याय की एक जंजीर लगवाई। सिस्टम बड़ा सीधा था। कोई भी आम नागरिक, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो,
वो जंजीर खींचकर सीधे बादशाह से अपनी फरियाद कर सकता था। इसी दौर में व्यापार भी इतना फला फूला कि सूरत के बंदरगाह पर हमेशा रौनक रहने लगी। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये शाहजहां की बेतहाशा दौलत का एक परफेक्ट उदाहरण है। बाईं तरफ है सफेद संगमरमर से बना दुनिया का आजूबा ताजमहल, और दाईं तरफ है मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस। ये पूरा का पूरा ठोस सोने से बना था। इसे बनाने में 7 साल लगे और इसमें जड़ा था मशहूर कोहिनूर हीरा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस सोने के सिंहासन को बनाने का खर्च भव्य ताजमहल को बनाने की लागत से भी कई गुना ज्यादा था। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। शाहजहां के दरबार में लिखी गई ये मशहूर लाइनें उस वक्त की चरम को बखूबी बयां करती हैं। ये वो दौर था जब दुनिया का लगभग 1/4 सामान अकेले हिंदुस्तान में बनता था। लेकिन इस जगमगाती चकाचौंध और बेपनाह दौलत के पीछे कुछ बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिशें रची जा रही थीं। जैसे जैसे शाहजहां की उम्र ढलने लगी, उसके बेटों के बीच गद्दी के लिए एक बेहद खूनी खेल शुरू हो गया। एक तरफ था दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा, जो अपने परदादा अकबर की तरह काफी उदार और विद्वान था, और दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई औरंगजेब, जो एक बेहद महत्वाकांक्षी और शातिर सेनापति था। 1658 आते आते औरंगजेब ने पूरी सत्ता अपने कब्जे में कर ली। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को बेरहमी से मरवा दिया और क्रूरता देखे उसका कटा हुआ सिर अपने पिता को भिजवा दिया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल बस एक छोटी सी कोठरी से ताजमहल को निहारते हुए गुजार दिए। इस स्लाइड में आप 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का साफ अंतर देख सकते हैं। एक तरफ अकबर, जिसने जजिया हटाया, कला को प्रमोट किया और गठबंधन बनाए, और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिसने अकबर की उन तमाम समावेशी नीतियों को पूरी तरह पलट दिया। उसने सख्त कट्टरता अपनाए, जजिया कर वापस थोप दिया, संगीत पर बैन लगा दिया, मंदिर तोड़े और अपना सारा ध्यान सिर्फ साम्राज्य को फैलाने के लिए अंतहीन युद्धों पर लगा दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने कैसे लगा? इसका सबसे बड़ा कारण था औरंगजेब का वो 27 साल लंबा युद्ध, जो उसने दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों के खिलाफ लड़ा। इस जिद ने शाही खजाने को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया और इतने बड़े साम्राज्य की नींव को हमेशा के लिए खोखला कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का ये विशाल साम्राज्य कमजोर और अयोग्य शासकों के हाथों में आ गया, और फिर जो हुआ वो बस बहुत तेजी से टुकड़ों में बिखरने की एक कहानी है। इस टाइमलाइन से आपको समझ आएगा कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ीं। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर ऐसा कहर बरपाया कि मुगलों की पूरी शान, उनका मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा तक लूट कर ले गया। ये मुगलों की आत्मा छीन जाने जैसा था। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, जो नाकाम रहा, और आखिरकार 1862 में मुगल वंश के आखिरी बादशाह की रंगून की एक गुमनाम और अंधेरी जेल में मौत हो गई। आखिरी बादशाह की ये दर्द भरी शायरी जरा सुनिए। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये पंक्तियां हमें इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े निष्कर्ष के साथ छोड़ जाती हैं। साम्राज्य चाहे कितना भी रईस हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, क्या वो टिक सकता है अगर वो अपनी जनता का भरोसा और सहिष्णुता खो दे? सोचिएगा जरूर कि क्या असली ताकत हथियारों में होती है या लोगों के दिलों को जीतने में।